So we were discussing about CFS, first come first serve. ठीक है, ये बारे में एग्जाम्पल सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे थे और इसका ज्ञान शेयर हमने कंप्लीट कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ वेटिंग टाइम, अराइवल टाइम एंड फर्स्ट टाइम। ठीक है कि कौन सा प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो सबसे पहले आया जिसका अराइवल टाइम कम है, जो सबसे पहले आया उसी को सीपीयू का टाइम एलोकेट हो जाएगा प्रोसेस 3 को। कितना टाइम लगेगा ये जब इसको सीपीयू को टाइम मिल गया तो ये कितना टाइम देगा सीपीयू में, लेट्स से 2 मिनट्स फ्रॉम ये टू 0 से लेकर 2 तक। और फिर इस स्टेट में हमारा फर्स्ट जो सीपीयू है वो आइडल स्टेट पर आ जाएगा क्योंकि अभी इसके पास कोई टाइम 2 पर कोई भी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आया दैट इज प्रोसेस 1 जो जिसका अराइवल टाइम 3 है। तो ये क्या करेगा 2 से 3 इज आइडल टाइम, इस टाइम की सीपीयू आइडल स्टेट पर रहेगा, मीन वेटिंग स्टेट पर फ्री है, अभी कोई भी इसको एलोकेशन है। नेक्स्ट प्रोसेस आया प्रोसेस 1 जिसका अराइवल टाइम 3 है और इसका फर्स्ट टाइम यानी कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 4। सो ये 3 से 4 तक टाइम लेगा 7 और फिर 7 आगे देखेगा सीपीयू कि अब आपके पास इस पर कौन सा प्रोसेस है जिसका अराइवल टाइम कम है। तो यहाँ पर प्रोसेस 5 है जिसका अराइवल टाइम 4 है। तो ये प्रोसेस टाइम 5 को 7 से स्टार्ट करेगा और इसका आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम फर्स्ट टाइम कितना है 3। तो 7 से लेकर 10 तक प्रोसेस 5 को स्पेस सेलिब्रेट हो जाएगी सीपीयू की। देन फिर अब यहाँ आके देखेगा कि अब कौन सा प्रोसेस है जिसका अराइवल टाइम नेक्स्ट है। तो यहाँ पे प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 4 है और दोनों का अराइवल टाइम सेम है। तो ये उस प्रोसेस को फॉलो करेगा जिसके प्रोसेस आईडी कम हो। तो प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 4 में प्रोसेस 2 की आईडी कम है तो ये प्रोसेस 2 को सीपीयू को टाइम एलोकेट कर देगा। दैट इज 10 से स्टार्ट होगा और कितना टाइम दे रहे हैं एग्जीक्यूशन टाइम कितना है प्रोसेस 2 का 3। सो 10 से लेकर 11 12 13। उसके बाद लास्ट प्रोसेस कौन सा है मेरे पास, लास्ट प्रोसेस है मेरे पास प्रोसेस 4 जिसका टाइम बर्स्ट टाइम कितना है 1। सो 13 से स्टार्ट हुआ फिर कब एंड हो गया 14। सो ये मेरे पास प्रोसेस सारे कंप्लीट हो गए ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम हमें चाहिए, बट उसके लिए पहले हमें टर्न अराउंड टाइम फॉर एवरी प्रोसेस निकालना होगा, सिमिलरली वेटिंग टाइम निकालना होगा और उसी के बेसिस पे फिर हम एवरेज निकालेंगे। सो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम मीन्स कि कितना ड्यूरेशन पे एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू पे होल्ड किया। So turnaround time is equal to exit time minus arrival time। कब उसने सीपीयू को छोड़ा माइनस कब उसको स्पेस एलोकेट हो। सो एग्जिट टाइम में से जब हम अराइवल टाइम माइनस कर देंगे तो उस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम होगा। और वेटिंग टाइम क्या होगा, जो हमने टर्न अराउंड टाइम निकाला है उसमें से बर्स्ट टाइम को माइनस करना। वेटिंग टाइम मीन्स कि कितना टाइम उसने वेट किया है। तो जो टर्न अराउंड टाइम हम ऊपर से कैलकुलेट कर चुके हैं उसमें से जब हम बर्स्ट टाइम निकाल देंगे मतलब जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है दैट वुड बी इज वेटिंग टाइम, कि उसने कितनी देर वेट किया सीपीयू को मेमोरी एलोकेट होने में। सो ये प्रोसेस आईडी मेरे पास, हमने प्रोसेस आईडी लिखी टेबल में, 1/1 इनका एग्जिट टाइम लिखा। एग्जिट टाइम मीन्स जब उसने सीपीयू को लीव किया। सो प्रोसेस 1 का एग्जिट टाइम क्या है 7। ठीक है, प्रोसेस 1 एग्जिट टाइम 7। प्रोसेस 2 का एग्जिट टाइम क्या है 13। सिमिलरली प्रोसेस 3 का एग्जिट टाइम क्या है 2। प्रोसेस 4 का एग्जिट टाइम क्या है 14 एंड प्रोसेस 5 का एग्जिट टाइम इज 10। तो हम क्या करेंगे, हर एग्जिट टाइम में से माइनस कर देंगे उस प्रोसेस का अराइवल टाइम। तो 7 इज एग्जिट टाइम और प्रोसेस 1 के अराइवल टाइम क्या था 3। 7 minus 3 4 is turn around time। और वेटिंग टाइम क्या है हमारे पास, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। तो जो टर्न अराउंड टाइम इसका 4 और इसमें से इसका फर्स्ट टाइम कितना है 4। सो 4 माइनस 4 0। प्रोसेस 1 को जरा भी वेट नहीं करना पड़ा, जैसे ही प्रोसेस 1 आया तो इसका वेटिंग टाइम क्या है, जैसे ही प्रोसेस 1 आया हमने इसको प्रोसेस कर दिया क्योंकि देखेंगे किस टाइम पे आया 3 पर, और 3 पे मेरा सीपीयू क्या था वेट कर रहा था। तो जैसे ही प्रोसेस 1 आया
को 3 पे एलोकेट हो गया, इसका वेटिंग टाइम क्या हो गया 0। सो प्रोसेस 1 को थोड़ा सा भी वेट नहीं करना पड़ा, जैसे ही आया सीपीयू फ्री था, सीपीयू को टाइम इसको एलोकेट हो गया। सिंस हम प्रोसेस 2 का निकालेंगे एग्जिट टाइम, प्रोसेस 2 का एग्जिट टाइम क्या है 13, जब उसने सीपीयू को लीव किया, और उसमें से माइनस कर देंगे उसका अराइवल टाइम। सो हमारे पास अराइवल टाइम क्या है प्रोसेस 2 का 5, so 13 minus 5 8, और वेटिंग टाइम कितना है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, सो 8 minus 3 5, सो प्रोसेस 2 को कितना वेट करना पड़ा 5। आया ये कब 5 पे, और इसको टाइम कब मिला मेरे पास 10 पे, सो टोटल इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया मेरे पास 5। अच्छा क्लास यहाँ तक क्लियर है। वन बाय वन हर प्रोसेस का हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो जब हर प्रोसेस का हमारे पास टर्न अराउंड और वेटिंग टाइम आ गया, तो हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, जितने भी टर्न अराउंड टाइम्स हैं 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6, इन सबको ऐड करके एवरेज कैसे निकलेगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं मेरे पास 5, सो 29 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5.8 यूनिट। So अभी 5.8 अगेन सेकंड भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं, नैनो सेकंड भी हो सकते हैं, माइक्रो सेकंड भी हो सकते हैं, किसी भी यूनिट पे आप इसको मैप कर सकते हैं। और एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा, जितना भी वेटिंग टाइम आ रहा है इन सबको आप ऐड करें, और ऐड करने के बाद डिवाइड कर दें 5 से, क्योंकि टोटल मेरे पास प्रोसेस कितने हैं 5। तो इस तरीके से मेरे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम किसी भी जो है वो हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्लास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। लेट्स से मेरे पास प्रोसेस है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3, ये अराइवल टाइम है और ये बर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सबसे पहले किस पर आपको सीपीयू की एलोकेशन होगी प्रोसेस 1 को, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 0 है। तो 0 पे ये आपको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा प्रोसेस 1 को, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है 2। तो ये 0 से लेकर 2 तक चलेगा, उसके बाद फिर सीपीयू आइडल कंडीशन पे आ जाएगा 2 पे, क्योंकि अब अराइवल कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका अराइवल टाइम 2 या उससे कम हो। तो ये क्या करेगा, सीपीयू वेट करेगा जब तक नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आएगा। अभी सीपीयू कौन सा उस पे 2, सो ये 2 से लेकर 3 तक आइडल कंडीशन में है सीपीयू आपका, नहीं अभी किसी भी प्रोसेस को रन नहीं कर रहा। अब 3 पे एक और प्रोसेस आया, दैट इज प्रोसेस 2, और उसका बर्स्ट टाइम क्या है 1। तो 3 पे प्रोसेस 2 आया और इसका बर्स्ट टाइम है मेरे पास 1, तो 3 से लेकर 4 तक प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हो। फिर 4 पे आके इसने देखा, अब ये फिर वेटिंग स्टेट पे आइडल स्टेट पे चला गया। अब 5 पे आके प्रोसेस 3, जिसका अराइवल टाइम है 5, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है 6। ये 5 से स्टार्ट होगा, 6 7 8 9 10 11, 11 पे जाके एंड हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालना है टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। सो हर प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, उसका एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो हमने एग्जिट टाइम में से माइनस कर दिया उसका अराइवल टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम क्या होगा, जो हमने ऑलरेडी टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किया उसमें से बर्स्ट टाइम कितना टाइम उसने लिया सीपीयू पे, दैट वुड बी बर्स्ट टाइम। तो वन बाय वन हम हर प्रोसेस का बर्स्ट टाइम पे निकाल लेंगे, और जब इंडिविजुअल निकाल दिया तो फिर हम एवरेज भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इस वाले सिनेरियो में किसी भी प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है वो 0 है, किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ा, जैसे ही आया सीपीयू आइडल पे था तो प्रोसेस उसको सीपीयू एलोकेट हो गया, और उसका बर्स्ट टाइम जितना उसको रिक्वायर्ड था उसी के बेसिस पे उसने रन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है क्लास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक।
ओके, तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज एसआरटी. एसआरटी मींस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज एसजेएफ, shortest job first preemptive scheduling. In this method, the process will be allocated to the task which is closest to its completion. उस टास्क को हम सीपीयू की एलोकेशन दे देंगे जो कि ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं, जिसका ड्यूरेशन कम है. This method prevents a new ready state process from holding the completion of an older process. ये process आपके पास method क्या करेगा, ये रोकेगा जो आपके पास नया आने वाला ready state का process है from holding the completion of an older process. Characteristics इसके क्या है? This method is mostly applied in batch environments. Batch environments क्या कौन से होंगे? जहाँ पे हमारे पास हम सारे batch processing क्या होती है? Processes आए, उन सारे प्रोसेसेस को किसी क्राइटेरिया की बेसिस पे आपने जॉब्स में यानी कि एक साथ सेलेक्ट कर दिया, बैच में ग्रुप्स बना दिए. और ग्रुप में बनाने के बाद जिन प्रोसेस का टाइम कम है पहले आपने उनको प्रोसेस कर दिया, उनको प्रेफरेंस दी और फिर उनको सॉल्व करके सॉर्ट करके फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, नेक्स्ट बैच की तरफ, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव हुआ. तो जो बैच प्रोसेसिंग या बैच एनवायरनमेंट में एसआरटी जो है वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है. This is not an ideal method to implement it in a shared environment where the required CPU time is unknown. अगर shared system है तो इसके लिए ये आपके पास एक आइडियल मेथड नहीं है जहाँ पे सीपीयू का टाइम आपको नहीं पता है कि कितना टाइम जो है वो फर्दर लगेगा. Associate with each process as the length of its next CPU burst so that operating system uses these lengths which help to schedule the process with the shortest possible time. अब आपका सीपीयू क्या कर रहा होता है, नेक्स्ट जो है वो बस ड्यूरेशन देख रहा होता है कि आप कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जिसका ड्यूरेशन टाइम कम है और जिसका ड्यूरेशन कम होता है उसी को सीपीयू के लिए एलोकेशन कर देता है. तो भी हम एग्जांपल देख लेते हैं. एसजेएफ और एसआरटीएफ. ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, अगर ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो हम इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहे हैं, और अगर हम इसको प्रीएम्प्टिव बना रहे हैं मतलब अगर कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है तो उसकी वजह से हम लो प्रायोरिटी टास्क को सीपीयू से हटा देते हैं और हाई प्रायोरिटी टास्क को सीपीयू की एलोकेशन कर देते हैं. तो इट मीन्स कि ये प्रीएम्प्टिव मोड है. और नाउ एसजेएफ नाउ बिहेव लाइक एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. सो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को हम प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों पे काम करवा सकते हैं. और अगर हम प्रीएम्प्टिव मोड पे चला रहे हैं तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. एडवांटेजेस आपके पास क्या है, आरटीएफ इज ऑप्टिमल एंड गारंटीज द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम. यहाँ पे आपको एक एडवांटेज क्या है कि मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होगा आपके पास कम से कम, क्योंकि जो जॉब आ रही है अगर उसका जो ड्यूरेशन है वो ऑलरेडी आपके पास रेडी में आए हुए प्रोसेस से कम है तो फिर हम उसको सीपीयू को टाइम दे देंगे तो जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो आपके पास कम हो जाएगा. इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर अदर एल्गोरिथम्स सिंस नो अदर एल्गोरिथम परफॉर्म्स बेटर देन इट. ठीक है, सो ये आपके पास क्या एक मैकेनिज्म दे रहा होता है अदर आपके पास जो है एल्गोरिथम्स को सपोर्ट करने का, क्योंकि इससे बेटर परफॉर्मेंस कोई नहीं दे रहा होता. Disadvantage is that it cannot be practically implemented since burst time of the processes cannot be known in advance. अच्छा, बहुत सारे प्रोसेसेस का हम burst टाइम पहले से नहीं बता सकते कि कितना टाइम ये सीपीयू में लेगा, तो इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज है कि आप पहले से ही एक्सप्लिसिटली नहीं बता सकते कि कोई प्रोसेस कितना टाइम प्रोसेस होगा. It leads to starvation for processes with larger burst time. अगर कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए जिसका burst टाइम बहुत ज़्यादा है तो फिर ये क्या करेगा, स्टारवेशन हो जाएगी. स्टारवेशन मीन जो आपके पास लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं वो वेट स्टेट पे रहेंगे. प्रायोरिटीज कैन नॉट बी सेट फॉर द प्रोसेसेस पे प्रायोरिटीज सेट करना इतना आसान नहीं होगा. यहाँ पे प्रोसेसेस विद लार्जर बर्स्ट टाइम है, पुअर रिस्पॉन्स टाइम. वो प्रोसेसेस जिनका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस जो है, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत पुअर होगा. देखिए ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की जो है एग्जांपल है. 5 प्रोसेसर मेरे पास जिनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम गिवन है. ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 एंड
प्रोसेस 5। अब हम इसका गैंट चार्ट देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले मेरे पास कौन सा प्रोसेस आएगा जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा, 0। प्रोसेस 4 कौन सा है, 0 स्टेट पर है, और इसका वर्स्ट टाइम कितना है, 6। सो ये 6 तक एग्जीक्यूशन टाइम इसको देगा, और ये 0 से लेकर 6 तक चलेगा, और ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। अभी हम जो एग्जांपल देख रहे हैं ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब है कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ भी जाता है तो ये ऑलरेडी रनिंग टास्क को और रनिंग प्रोसेस को हटाएगा नहीं, नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, सो सबसे पहले P4 अराइवल टाइम सबसे कम किसका है, P4 का। तो P4 को उसने मेमोरी स्पेस सीपीयू एलोकेशन कर दी P4 को, और वो कब तक चलेगा, 0 से 6 तक। अब 6 पे आके देखेगा कि अब मेरे पास कौन से ऐसे टास्क है जिसका अराइवल टाइम नेक्स्ट है, सो दैट इज प्रोसेस 1। ठीक है, अब ये प्रोसेस 1 पे आया। अब प्रोसेस 1 पे आके इसने एलोकेट कर दिया प्रोसेस 1 को। ठीक है, क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम किसका छोटा है, 6 पे था ये, क्योंकि P1 को ये ऑलरेडी P4 को टाइम एलोकेट कर चुका था, इसका अराइवल टाइम था 0, नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में। सो ये 0 से लेकर 6 तक मेरा प्रोसेस 4 रन होगा। जैसे प्रोसेस 4 रन हो गया, अब ये चेक करेगा प्रोसेस 4 के बाद ऐसा कौन सा मेरे पास प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, प्रोसेस 1। ठीक है, यहाँ पे ये देखेगा कि बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, प्रोसेस 1 का। तो ये किसको दे देगा, प्रोसेस 1 को टाइम। प्रोसेस 1 को टाइम दिया इसने, उसका ड्यूरेशन कितना था, 1। 6 से 7 तक एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस 1 एंड हो गया। अब 7 पे आके देखेगा कि अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। सो प्रोसेस 1 हो चुका है, प्रोसेस 4 हो चुका है, कौन सा प्रोसेस रह गया, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 5। तो ये देखेगा प्रोसेस 2, 3 और 5 में से सबसे कम फर्स्ट टाइम किसका है। तो ये कौन सा है, प्रोसेस 3, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम कितना है, 2। तो ये 7 से जाके प्रोसेस 3 को दे देगा, 7, 8, 9। तो ये प्रोसेस 3 हो गया, मेरे पास एग्जीक्यूट कंप्लीट हो गया। अब 9 पे आके ये चेक करेगा कि अब कौन सा प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है। सो अब कौन से प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 5। सो प्रोसेस 2 और 5 में 2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 4, और प्रोसेस 5 का बर्स्ट टाइम कितना है, 3। तो शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है, प्रोसेस 5 की। तो ये 9 पे आके प्रोसेस 5 को सीपीयू एलोकेट कर देगा, 12। और इसके बाद फिर लास्ट प्रोसेस कौन सा बचा, प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 कौन सा है मेरे पास, जो कि 4 ड्यूरेशन है, 12 से स्टार्ट होगा, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये एल्गोरिथम किस बेसिस पे सीपीयू एलोकेशन कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब। अराइवल टाइम जहाँ से अराइव हुआ 0 से, प्रोसेस 4 उसको पूरा उसका साइकिल दिया, उसके बाद देखेगा कि अब नेक्स्ट कौन सा है क्यू में प्रोसेस जो मेरे पास रेडी स्टेट में जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। यहाँ तक क्लियर है क्लास। अब फिर इसी की बेसिस पे हमारे पास वही फॉर्मूला है, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये इस तरीके के एग्जाम्पल सिनेरियोज आएंगे पेपर में। मैं आपको सिर्फ जिस तरह की ये इनपुट गिवन है ये इनपुट दूंगी, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम, और उसकी बेसिस पे आपसे कहूंगी कि कोई भी एक एल्गोरिथम अप्लाई करते हुए एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज अराउंड टाइम निकालें। और ये गैंट चार्ट भी आप इसी तरीके से बनाएंगे, और फिर उसके बाद ये सारा 1 बाय 1 प्रोसेस करके आपने दिखाना है ये पेपर में। अच्छा जी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन।
मेरे पास फर्स्ट है। थर्ड में संडे। क्लास मुझे आप लोगों का एक मेकअप भी लेना है। जो लास्ट वीक क्लास नहीं हो सकी थी, तो आप मुझे अपना फ्री स्लॉट बता दें जिसमें सब फ्री होते हैं। अच्छा, आप लोगों के पेपर्स कब एंड हो रहे हैं? 17 को, 14 में। फजर के बाद कभी भी क्लास है? फजर के बाद? फजर के बाद फिर सारे स्टूडेंट का आना बड़ा मुश्किल होगा हमसा। या तो हम